नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीके का टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके टॉप 40 क्वेश्चन हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपके पॉलिटी से हैं। और लगातार आपको यहाँ पर जीके का टेस्ट कराया जाता है। लोग अगर नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर स्टार्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो देखिए, आपके संविधान बनाने में कई प्रकार की समितियां हैं, जिसमें से सबसे बड़ी आपकी संसदीय समिति कौन थी। तो 61 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट बी हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। ठीक है, प्राक्कलन समिति है, ये संसदीय समिति की सबसे बड़ी संसदीय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि, देख सकते हैं, राज्य का मुख्यमंत्री। ठीक है, किसके निर्वाचन के लिए? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के पात्र नहीं होता है यदि क्या हो? यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। अगर वो उच्च सदन का सदस्य है, ठीक है, मुख्यमंत्री, तो मतदान नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सम्मिलित होता है। तो यहाँ पर देखिए, इनके निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन डी होएगा, संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। मतलब संघीय संसद में कौन आते हैं? लोकसभा, और आपके कौन होते हैं? राज्यसभा होते हैं। ठीक है, और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित इसलिए क्योंकि निर्वाचित होते हैं, मनोनीत वालों को इसमें ऐड नहीं करते हैं। इस प्रकार से डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, आपका आर्टिकल होता है आर्टिकल 61, ये आपका है महाभियोग। अर्थात अगर किसी प्रकार का राष्ट्रपति अगर किसी प्रकार की अवहेलना करता है आपके संविधान के अनुसार, तो उसे हटाने के लिए एक प्रक्रिया होती है महाभियोग, जो कि आर्टिकल होता है आपका 61, इसके तहत हटा सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो 65 का सही जवाब हो जाएगा डी, संसद की जाँच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत। मतलब क्या हुआ कि लोकसभा से 2/3 और राज्यसभा से क्या हो? 2/3। अगर बहुमत पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं। तो ये कब संबोधित करेंगे? प्रतिवर्ष भी करते हैं, और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। ठीक है, ऑप्शन आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, देखिए इनकी जो बुलाने का समय ये सत्र होता है आपका 6 माह होता है, 6 माह होता है। अर्थात इनके बीच का गैपिंग कितना है? 6 माह। 6 माह निश्चित होता है, आपको 6 माह के अंदर बुलाना पड़ेगा, अर्थात 1 साल में 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा अंतरकालीन संसद के रूप में कब से कार्य करने लगी। संविधान सभा अंतरकालीन संसद के रूप में कब से कार्य करने लगी। तो 67 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। याद रखिए, भारतीय संविधान जो आपका अस्तित्व में आया वो आपके 26 जनवरी 1950 से पूर्णतः लागू हुआ था। इसके पहले जो भी आपका था, जो भी आपके यहाँ पर संविधान चल रहा था, वो आपके 1935 के अनुसार चल रहा था। ठीक है, 1935 के अनुसार, लेकिन पूर्णतः जो आपका संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से आपका कार्य में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल, देख सकते हैं लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल, यहाँ पर देखो, लोकसभा का कार्यकाल जो होता है 5 साल होता है, लेकिन अगर आपातकाल लग जाए तो आपातकाल की स्थिति में 1 साल और बढ़ सकता है, अर्थात आपका 6 साल हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, देखो 5 साल का तो होता ही है, लेकिन अगर आपातकाल लगता है तो 1 साल बढ़ाया जा सकता है, मतलब 1 वर्ष तक बढ़ सकता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। तो यहाँ पर नियंत्रण करती है आपकी जो संसद में समितियाँ होती हैं। ठीक है, संसदीय समितियों के माध्यम से शासन पर आपका नियंत्रण करती हैं। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि मूल संविधान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें थी। मूल संविधान में लोकसभा की कितनी सीटें थी। तो जो मूल संविधान में जो आपका बना था उस समय जो सब सीटें थी वो आपकी 500 थी। ठीक है, 500। और अगर पूछे अब वर्तमान में, तो वर्तमान में कितनी है, तो अधिकतम आपकी कितनी है, 552 अधिकतम। और वर्तमान में देखा जाए अगर जो प्रेजेंट टाइम में है वो आपकी कितनी हो जाएंगी, 545। ठीक है, तो वर्तमान में कितनी है, 545। अधिकतम कितनी हो सकती हैं, 552। और पहले जब बना था संविधान, मूल संविधान जो है उसमें कितनी थी, 500 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। किसकी सहमति से बना सकती है। तो यहाँ पर जो सहमति चाहिए वो आपके बिना किसी राज्य की सहमति से। ठीक है, बिना किसी राज्य की सहमति से अगर अंतर्राष्ट्रीय संधि हैं तो आपके बिना राज्य के परमिशन से या बिना किसी राज्य की सहमति से कानून बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो राज्यसभा की सीटें वर्तमान में हैं इनका निर्धारण किया गया था 1971 में, और ये कब तक रहेंगी ये पूछ रहा है। और ये कब तक रहेंगी, सही जवाब हो जाएगा 72 का ऑप्शन यहाँ पर बी, 2026 तक। ठीक है, 2026 तक आपकी ये सीटें रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, जितनी ज़्यादा जनसंख्या है उसी के अनुसार से आपकी सीटें बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है किस प्रकार से। तो यहाँ पर आपका सही जवाब देखिए, स्थगन के द्वारा, सत्राह्वान के द्वारा, विघटन के द्वारा, अर्थात यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा, लोकहित मुकदमा। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में क्या लाया गया, लोकहित मुकदमा। और लोकहित मुकदमा जब लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। 75 का जवाब यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी, पी.एन. भगवती थे। ठीक है, लोकहित मुकदमा के समय कौन थे, पी.एन. भगवती, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत में उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। तो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का जो अधिकार दिया गया है वो आपको दिया गया है किसे। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सी, आपकी संसद को। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है। तो यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर जो उच्च न्यायालय में से किस एक क्षेत्र का अधिकार है। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, कोलकाता जो आपका उच्च न्यायालय है इसके अंडर आपका कार्य करता है। ठीक है, मतलब जो निकोबार है इन सब का आपका कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं तो वो कहाँ से दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका 78 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य की समेकित निधि से। ठीक है, राज्य की समेकित निधि से। तो ये समेकित मतलब होता है संचित निधि। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, राज्य की समेकित। देखिए यहाँ पर उच्च न्यायालय दिया, उच्चतम नहीं दिया था। ठीक है, तो ये आपकी राज्य हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ। लोकहित मुकदमा का संकल्पना का जो प्रारंभ हुआ था कहाँ से हुआ था। तो याद रखिए ये आपका हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश व्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। जिला न्यायाधीश व्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। तो यहाँ पर याद रखिए अधिकरण न्यायाधीश। ठीक है, अधिकरण न्यायाधीश के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी पद या अधिकार का प्रयोग करता है तो न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए कौन सा आदेश देगा। देख सकते हैं कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी पद या अधिकार का प्रयोग करता है तो न्यायालय उसे करने से या उसे रोकने के लिए जो आदेश देती है
वो आदेश कौन होता है? तो अधिकार परीक्षा होता है। ठीक है, अधिकार परीक्षा अर्थात 5 प्रकार की रीटें होती हैं, तो उनमें एक रीट होती है अधिकार परीक्षा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य क्या है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर 82 में यहाँ पर देखिए, ऐसे मुकदमे जो किसी दूसरे न्यायालय में जाकर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं, तो ये आपके हो गया। ठीक है, आपका पहला पॉइंट सही है। दूसरा, ऐसे मुकदमे जो जिला न्यायालय, देखिए जिला न्यायालय का आपका हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ऐसे मुकदमे जो सर्वोच्च न्यायालय में ही नहीं, तो ये तो गलत। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। देख सकते हैं आपका ए नंबर आपका सही है, केवल फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की व्याख्या और रक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की व्याख्या और रक्षा करने का जो अधिकार प्राप्त है, किसे प्राप्त है? तो यहाँ पर देखते हैं किसे प्राप्त है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। बिल्कुल बात सही है। अगला है भारत के उच्च न्यायालय को, ये भी बात सही है। जिला न्यायालय को तो आपका बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर मौलिक अधिकारों की व्याख्या और रक्षा करने का जो अधिकार दिया गया है वो आपके सर्वोच्च न्यायालय को और आपके हाई कोर्ट को, अर्थात ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कार्यवाहक, तो यहाँ पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है, कौन करता है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। देखिए यहाँ पर कार्यवाहक हो या आपका मुख्य न्यायाधीश हो या कोई भी न्यायाधीश हो, जो नियुक्ति करता है वो आपका राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का अगर आपको न्यायाधीश बनना है, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। यहाँ पर जवाब आपका सही हो जाएगा बी नंबर, 10 वर्ष तक। ठीक है, 10 वर्ष तक या तो उसने हाई कोर्ट में वकालत किया हो या 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में जज रहा हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं। तो यहाँ पर ये जो मामले हैं कौन कौन? तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन। अगर मूल अधिकारों से दिक्कत कोई होती है तो आप उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारिक क्षेत्र में आ जाएंगे। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लिया गया है आपके फ्रांस से लिया गया है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? कौन करेगा? तो आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करेगा, फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसकी नियुक्ति कर देगा। डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यंग पर नियंत्रण करना होता है? लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? तो ये जो नियंत्रण करती है वो किसके व्यय पर? तो ये होती है कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका की जो व्यय होता है उसका नियंत्रण करना होता है लेखा परीक्षण का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? ये आपकी केंद्रीय स्तर की बात हो रही है, और केंद्रीय स्तर पर जो लेखा जोखा होता है, ये जो काम दिया जाता है, ये किसको दिया जाता है? तो आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात आपके कैग बोलते हैं। ठीक है, इनको दिया जाता है। आपके जो लेखा जोखा होता है पूरा इन्हीं को मिलता है। ठीक है। अगला है भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को किस आधार पर पदच्युत किया जा सकता है? इसका मतलब ये है कि उनको किस आधार पर उन्हें हटा सकते हैं। ठीक है, नियंत्रक महालेखक परीक्षक को उनके पद से कैसे हटा सकते हैं? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा अक्षमता के आधार पर, कदाचार के आधार पर, असमर्थता के आधार पर। ठीक है, लेकिन ये हटाएंगे, लेकिन वही प्रक्रिया आपकी होती है महाभियोग वाली। ठीक है, मतलब 2/3
बहुमत अगर पारित करती है तो ये हट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं मालिक परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है। तो यहाँ पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर, अर्थात देख सकते हैं कि महालेखा परीक्षक भी होते हैं, ये भी अपनी रिपोर्ट देते हैं एक समिति को। ये समिति कौन है, ये है आपकी लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति है। और लोक लेखा समिति जो आपकी है तो इसको कह सकते हैं महालेखा परीक्षक क्या करता है, अपनी रिपोर्ट लोक लेखा समिति जाँच करती है। यहाँ पर आपके 22 सदस्य होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं और शेष जो 15 सदस्य होते हैं लोकसभा के होते हैं। किसमें, लोक लेखा समिति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन वही है और जवाब भी आपका वही है, लोक लेखा समिति। ये नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। राज्यपाल के वेतन और भत्ते, तो यहाँ पर राज्यपाल के वेतन और भत्ते होते हैं, ये आपके होते हैं कहाँ से, तो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। ठीक है, स्टेट से संबंधित होता है, तो आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। स्वतंत्र भारत में किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला, और ये प्रथम महिला कौन है, तो आपकी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्य की विधानसभा के 17 अवसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। तो राज्य की विधानसभा के 17 अवसान का जो आदेश दिया जाता है, ये दिया जाता है आपके राज्यपाल के द्वारा। ये नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। महाभियोग के बिना, ठीक है, काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रपति को तो हटा ही सकते हैं महाभियोग से, मुख्य न्यायाधीश को भी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी। ठीक है, लेकिन किसी राज्य के राज्यपाल को महाभियोग से नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रपति के आदेशानुसार होता है और राष्ट्रपति इसे हटा सकता है। ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। गवर्नर मतलब राज्यपाल। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो होते हैं आपके राष्ट्रपति के उत्तरदायी होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जो भी आपके गवर्नर होते हैं, ठीक है, राज्यपाल होते हैं, वो किसके प्रति, तो राष्ट्रपति के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, अगला है कि संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए। अर्हता मतलब योग्यता। तो राष्ट्रपति, अगर आपको राज्यपाल बनना है तो राज्यपाल बनने के लिए सबसे पहली बात कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो पहला तो पॉइंट सही हो गया। वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो। विधानमंडल का सदस्य ना हो, ये भी सही है। वह कोई अन्य लाभ पद पर ना हो, ये भी सही है। उपयुक्त तो आपका सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, अर्थात डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ये अगर प्रक्रियाएं हैं तो आपका राज्यपाल बन सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे संसद के स्वीकृत प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो संसद के स्वीकृत प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, किसे हटा सकते हैं, इसका जवाब आपको देना है। ठीक है।